आज एसएससी जीडी का पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और बता दूं मेरे प्रिय स्टूडेंटों, कुछ थोड़ी दिक्कतें रहीं। डेंगू हो गया था तो हमने बताया था, उसकी वजह से आज एसएससी जीडी का पहला प्रैक्टिस सेट काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद आपका प्रैक्टिस सेट मैं कराने जा रहा हूँ। जो एक मंशा थी आपके कोर्स को लेकर, जो कोर्स समाप्त करना चाहता था एसएससी जीडी का, वो मैं नहीं कर पाया कुछ दिक्कत आ जाने से, क्योंकि मैं बताऊँ डेंगू हो गया था। डेंगू हो जाने के बाद अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जो है क्लास मैं लूँगा। तो एसएससी जीडी के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो बाकायदा हम लेंगे आपके, और बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश की जाएगी करवाने की। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट करवाएंगे हम। लगभग जब तक पेपर नहीं हो जाता, जनवरी में डेट दिया था इसका, तो जनवरी तक वाकई बहुत अच्छा हम जीके का मॉक टेस्ट या मैथ का हो, रीजनिंग का हो, और चाहे हिंदी का हो, बहुत अच्छा कराने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद बेटा एक इन्फॉर्मेशन पुलिस के लिए है कि लगभग जनवरी के लास्ट वीक में या जनवरी के हो सकता है बीच में पुलिस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इससे इसके लिए बहुत पहले से लगे रहिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जैसा एसएससी जीडी हुआ तुरंत डेट दे दी गई, ऑनलाइन फॉर्म होने लगे, और जनवरी में आपको डेट भी दे दी गई कि एग्ज़ाम हम करा लेंगे। अगर ऐसा हाल यूपी पुलिस बोर्ड ने भी किया तो तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसलिए सतर्क रहिए, पहले से ही तैयारी में लगे रहिए। और बहुत पहले से और गंभीरता के साथ तैयारी करने वालों को ही जॉब मिलेगी, हवा में जॉब रखी नहीं है, क्योंकि अब जो कंपटीशन है बहुत बढ़ गया है। ठीक है। और जो लोग पुलिस का बैच चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, जिससे पुलिस का मैं नया बैच स्टार्ट कर सकूं। ठीक है। तो आज से बिल्कुल फ्री होके पढ़िएगा। एसएससी जीडी के प्रत्येक प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन कराए जाएंगे। ठीक है, चाहे हिंदी का हो या रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का। ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की अगर दिक्कत समस्या कहीं भी किस सवाल पे आती, किसी क्वेश्चन पे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या हमको भेज दीजिएगा। ठीक है। और एक स्टूडेंट का मैथ का क्वेश्चन हमसे आया था, वो हम जब मैथ की क्लास कराएंगे तो उसमें समझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे, समझा देंगे क्वेश्चन को। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, शायद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हम बता देंगे। ठीक है। तो आज हम जीके का मॉक टेस्ट आपके सामने लेके आए हैं, ये हमको करने हैं। ठीक है। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का आना है। 80 का बताया कि 80 का जो है आपका पूर्णांक रहेगा। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो देखिएगा। लिखा है, निम्नलिखित में से डंडा जात्रा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? पहला विकल्प है उड़ीसा, दूसरा बिहार है, तीसरा है झारखंड, और फोर्थ पे लिखा है आपका असम। तो डंडा जात्रा, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, एक आपका हो गया डंडा जात्रा। ठीक है, डंडा जात्रा। 1 मिनट में इसको थोड़ा वैसा कर लूं पेन को। ठीक है, ज्यादा मोटा हो गया तो थोड़ा पतला मैं कर लूं इसको। हो जाए जब तब, या तो बहुत ज़्यादा एकदम हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा वैसा हो जाएगा। बड़ी अधिक समस्या इस बात की है। ठीक है, अब इतना ही रहने दो। तो देखो, डंडा यात्रा हो या आपका धनु यात्रा हो, ठीक है, धनु यात्रा हो, डंडा यात्रा, धनु यात्रा, और एक पर्व होता है आपका रज पर्व। ठीक है,
और एक और लिख लो इसके साथ, नुआखाई। ठीक है, नुआखाई जो होता है ये फसलें जब कटती हैं उसकी खुशी में मनाते हैं, रज पर्व। ये धरती मात्रा का रज पर्व है। ठीक है, और डंडा यात्रा, तो डंडा यात्रा और धनु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, ये सारे जो फेस्टिवल हैं ये उड़ीसा में मनाए जाते हैं, उड़ीसा में। तो इनको ध्यान रखना है कि जो पर्व हैं ये उड़ीसा में मनाए जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो हैं वो तुम्हारे उड़ीसा से संबंधित हैं, ये उड़ीसा में मनाए जाते हैं। ठीक है, और मैं तुम्हें बता दूं धनु यात्रा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये एनटीपीसी के प्री जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, धनु यात्रा, धनु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, नुआखाई भी इम्पोर्टेंट है। ये फसल जब कटती है तो उड़ीसा में इस त्योहार को फसल के कटने पे मनाते हैं। ठीक है, फसल के कटने पर त्योहार को हम मनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चाहे डंडा यात्रा हो या धनु यात्रा हो या रज पर्व हो या नुआखाई हो, ये सारे फेस्टिवल उड़ीसा में मनाए जाते हैं। मैं बिहार की बात करूं तो बिहार का तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक है, झारखंड का मैं लिख दे रहा हूं, सरहुल। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। असम का बिहू, ध्यान रखना है, बिहू जो है ये असम से संबंधित है। ठीक है, वहाँ, और असम का अगर पुराने नाम की बात करूं तो असम का पुराना नाम जो है वो है कामरूप। ठीक है, कामरूप असम का पुराना नाम है। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, इसको ध्यान रखना है, कामाख्या, कामाख्या देवी का मंदिर है यहाँ पे, यहाँ पर मेला भी लगता है। तो कामाख्या देवी का मंदिर पूछा जाए तो असम में है। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू। सरहुल का झारखंड फेस्टिवल, इसको ध्यान रखना। बिहार का तुम लिख के बताओगे। और यूपी पुलिस वालों ध्यान रखना, मैथिली भाषा का संबंध भी बिहार से है, सीएम पता ही होंगे, नीतीश कुमार है। ठीक है, बाकी ये अपना देख लेना। और असम के अगर कभी जनक पूछे जाएं या असम के पिता पूछे जाएं तो गोपीनाथ बारदोलाई को ध्यान रखना है। ये हमारे जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो असम के पिता की बात करें तो गोपीनाथ बारदोलाई को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत इस किसी क्वेश्चन में कहीं आती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, उड़ीसा का अगर पुराना नाम पूछे, उड़ीसा का पुराना नाम कभी पूछे क्या था तो ध्यान रखना कलिंग था। ठीक है, कलिंग, ध्यान रखना है, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। और सारे फेस्टिवल उड़ीसा के तुम्हारे सामने। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2022 में हरियाणा के किस शहर में देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। विकल्प पहला है रेवाड़ी, सेकंड पे करनाल, तीसरे पे लिखा है कैथल, और फोर्थ पे आपका लिखा है हिसार। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि पूछे 2022 में हरियाणा के किस शहर में देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया तो रेवाड़ी को ध्यान रखना, रेवाड़ी में। ठीक है, सबसे पहले जो देश का पहला, हरियाणा में अगर पूछा जाए किस शहर में देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया तो रेवाड़ी में। ठीक है, रेवाड़ी जिले का खुर्शेद नगर गांव है। यहाँ पर क्या हुआ कि पराली से बिजली बनाने का, ठीक है लिख लेना, पराली से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित हुआ है। ठीक है, पराली से बिजली बनाने का, पराली से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, संयंत्र स्थापित किया गया, पराली से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ जो हरित ऊर्जा संयंत्र होगा इससे बिना प्रदूषण के 24 घंटे में 600 क्विंटल पराली से 48,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, बिना प्रदूषण के।
अब यदि बात करें कि हरित ऊर्जा क्या होती है, तो 1 मिनट हरित ऊर्जा के बारे में देख लो। हरित ऊर्जा क्या होती है यदि पूछे हरित ऊर्जा का क्या मतलब है, तो ध्यान रखना हरित ऊर्जा किसी भी प्रकार की ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों, यहाँ पे लिख लो, जैसे प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों, एग्जाम्पल में लिख लो जैसे सूर्य, सूर्य के प्रकाश, एक तो इससे ऊर्जा मिलती है, या हवा या पानी से उत्पन्न होती है, या पानी से, यानी कहने का मतलब बिना प्रदूषण के, ठीक है, बिना प्रदूषण के जो उत्पन्न हो उसे हरित ऊर्जा कहते हैं, प्रदूषण ना हो उसमें, और कोई भी कारक इसका पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। जैसे कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ने से कारकों के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। ऊर्जा संसाधनों की वह कुंजी है जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस को छोड़ने से, जैसे कारकों के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, उसे हरित ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के यदि नवीकरणीय स्रोत पता करने हो तो लिख लो, 1 मिनट लिख लो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ठीक है। ऊर्जा के नवीकरणीय, इसको ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पूछ लेगा, विकल्प दे देगा कौन कौन है, तो ध्यान रखना है, पवन है, ठीक है, भूतापीय, ठीक है, भूतापीय, पनबिजली, ठीक है, पनबिजली और सौर। तो अगर पूछा जाए कभी कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन कौन है, तो इनको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ध्यान रखना है, नहीं दिक्कत हो जाए बाद में, विकल्प में पूछ लेता है कि कौन कौन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, तो इसको ध्यान में रख के चलना है। पवन है, भूतापीय है, पनबिजली है, सौर है, ठीक है, इनको ध्यान में रखना। और हरियाणा हरकेन किसको कहते हैं, ये भी यहाँ देख लो, पूछा जाए कभी हरियाणा हरकेन, हरियाणा हरकेन किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना हरियाणा हरकेन कपिल देव को कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा हरकेन कभी पूछा जाए तो नाम याद रखना, कपिल देव को हरियाणा हरकेन कहा जाता है, जो क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी रहे, ठीक है, जो क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, हरियाणा हरकेन उनको कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कहा कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है। पहला विकल्प है समतुल्य भार, सेकंड है परमाणुक भार, तीसरा है आणविक भार, और फोर्थ है आपका परमाणु क्रमांक। तो देखो किसको कहते हैं, समतुल्य भार को कहते हैं। फैराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम है ये समतुल्य भार को कहते हैं। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम समतुल्य भार से संबंधित है, ये ध्यान रखना। नियमों में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटन सीमा पर धारा द्वारा उत्पादित रासायनिक परिवर्तन की मात्रा का उपयोग विद्युत की मात्रा और विद्युत की समान मात्रा द्वारा उत्पादित रासायनिक परिवर्तन की मात्रा के लिए आनुपातिक है, ठीक है। विभिन्न पदार्थ उसके समतुल्य भार के समानुपाती होते हैं, ठीक है। किसी तत्व या मूलांक का समतुल्य भार उसके परमाणु भार या यौगिक के भार के बराबर होता है, जिससे वह यौगिकों में विभाजित करती है। समतुल्य भार की इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि उसमें पूछ ले कि परमाणिक भार किसे कहते हैं, ठीक है, पूछ ले कि परमाणिक भार किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना किसी परमाणु के कुल भार को परमाणिक भार कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनों के अल्प मात्रा में योग यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। परमाणु संख्या पूछी जाए तो अब परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उससे हम परमाणु संख्या कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो क्या है, पहला सही है समतुल्य भार, ठीक है, पहला इसका एकदम सही है, समतुल्य भार को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है,
समतुल्य भार। 1 मिनट, कलर चेंज हो जाए। कौन है? समतुल्य भार को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे में नग्न भ्रूण नहीं होता है? किस प्रकार के पौधे में नग्न भ्रूण नहीं होता है? ये एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। तो ध्यान रखना कि एंजियोस्पर्म, ध्यान रखना एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियो जो स्पर्म है ये आवृतबीजी, ठीक है, आवृतबीजी को एंजियोस्पर्म या मैग्लिनोफाइटा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म या मैग्लिनोफाइटा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे को एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये फूल और बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, ठीक है, लिख लेना, ये फूल और बीज, ये फूल और बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं, उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। ठीक है, ये फूल और बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। इसमें 64 गण, 416 कुल और 13,000 ज्ञात वंश और 3 लाख प्रजातियां शामिल हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि निम्नलिखित में किस प्रकार के पौधे में नग्न भ्रूण नहीं होता है? तो एंजियोस्पर्म में नहीं होता है। ठीक है, किस में नहीं होता है? ठीक है, एंजियोस्पर्म में नहीं होता है। बाकी थैलोफाइटा में कौन कौन आते हैं, अगर ये जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा के बारे में ऐसे ही बता देता हूँ। पादप शरीर जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, आमतौर पर शैवाल को कहा जाता है। ठीक है, थैलोफाइटा उदाहरण है, एग्जाम्पल इसका। ठीक है, ब्रायोफाइटा कैसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, ये छोटे स्थलीय पौधे हैं। इनके शरीर, तने, पत्ती जैसी संरचना और जड़ जैसी संरचनाओं में विभक्त होते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा के रूप अगर बारे में जानना हो तो टेरिडोफाइटा के बारे में जान लो। इस समूह के पौधों में भोजन और पानी के प्रवाह के लिए अच्छी तरह से विकसित जड़ें, तने, पत्तियां अलग अलग ऊतक होते हैं, लेकिन इन पर फूल और फल नहीं लगते। ठीक है, टेरिडोफाइटा पे ये अपने पत्तों के पीछे या पीछे की सतह के साथ अपनी बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करते हैं। ये बात ध्यान रखना है टेरिडोफाइटा की। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन 5 आपके सामने लिखा कि विद्युत लेपन से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? ठीक है, विद्युत लेपन से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? ठीक है, तो क्लीनिंग। ठीक है, विद्युत लेपन से पहले क्लीनिंग की प्रक्रिया आवश्यक है। क्यों है? देखो, विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित वस्तु की परत जमा करने की प्रक्रिया शामिल है। इसमें विद्युत धारा का उपयोग विघटित धातु धनायन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिससे वे इलेक्ट्रोड पर एक पतली धातु की परत बनाते हैं। इसको हम कहते हैं विद्युत लेपन। ठीक है, एक बार और सुन लो, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया शामिल है। इसमें विद्युत धारा का उपयोग विघटित धातु को धनायन को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे वे इलेक्ट्रोड पर एक पतली धातु की परत बना सकें। ठीक है, एक जंग के विरुद्ध, जिसपे जंग जमा हो जाती है ना, किसी भी लोहे की या कोई वस्तु हो, तो जंग के विरुद्ध समयोजित या सुरक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए धातु विद्युत लेपन के साथ विलेपित करने की प्रक्रिया। ठीक है, जब वो लेपित होता है तो लेपित घटक को इलेक्ट्रोड में डुबाया जाता है और कैथोड रूप में बनाया जाता है, जैसे कि चित्र में अभी हम तुमको हो सकता तो दिखवा देंगे अगर फिकर लगाया होगा तो। ठीक है,
तो बस ये ध्यान रखना है कि विद्युत लेपन से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, तो ध्यान रखना है क्लीनिंग। कौन सी आवश्यक है? क्लीनिंग, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लीनिंग जरूरी है। फिजिक्स जिसने पढ़ी होगी वो हर बच्चा जानता होगा, इस बात को समझ रहा होगा। ठीक है, वफिंग क्या होता है? वफिंग के बारे में जानना चाहो तो बताओ तो लिख दो। सतह को और अधिक चिकना करने और सतह को चमकदार, दाने रहित परिष्कार प्रदान करने के लिए महीन आकर्षक के साथ पॉलिश करने के बाद बफिंग विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, सोल्डरिंग क्या होती है? सोल्डरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु सामग्री को अन्य तरल धातु सोल्डर की मदद से जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग हर बच्चा जानता होगा। ठीक है, मोबाइल ले जाओ कभी खराब हो जाए तो देखो सोल्डरिंग कैसे होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कभी दुकान पे जाना तो पता चल जाएगा। ठीक है, और पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में सतह की अनियमितताओं को घर्षण कणों का उपयोग करके कार्य वस्तु से हटा दिया जाता है। ठीक है, और एक लचीले पहिए बेल्ट से चिपके होते हैं। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, तो क्लीनिंग ध्यान रखना, विद्युत लेपन से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, तो क्लीनिंग आवश्यक है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो। क्या क्वेश्चन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रमुख अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रमुख अंग हैं? इनको कहा है इन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रमुख अंग हैं, तो ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। ठीक है, पहले तो ये देखो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम कहते हैं यूएनओ। ठीक है, इसके 6 अंग हैं। ठीक है, इसके 6 अंग हैं। इसको पूछे कभी इस्टेब्लिश कब हुआ, ये कब स्थापना हुई, तो ध्यान रखना 24 अक्टूबर 1947। ठीक है, 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ। ठीक है, इसके 6 अंग हैं। इस्टेब्लिश हुआ 24 अक्टूबर 1947 या 46 हो सकता है, कंफ्यूजन है थोड़ी। ठीक है, अब इसके अंग कितने हैं वो मैं तुम्हें बता दूं। देखो 24 अक्टूबर है, यहाँ पे कंफ्यूजन थी, 24 अक्टूबर 1945 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे 45 करो इसको। 24 अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ लिख लो, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, इसके कौन कौन से 6 अंग हैं, तो देख लो। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, ट्रस्टीशिप परिषद और सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके महासचिव पूछे जाओ तो ध्यान रखना, यहाँ लिख लो महासचिव। महासचिव पूछे जाएं तो एंटोनियो गुतेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल से संबंध है इनका, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर 6 अंग जानना चाहो तो मैं एक साथ एक बार सबका अंग सबका बता दूं, कितने अंग हैं, कैसे काम करता है, सारी चीजें लिखा दूं। देखो 1 मिनट, यहीं स्लाइड पे आगे लिखा देता हूं। ठीक है, लिख लो। पहला अंग लिखो इसका महासभा। ठीक है, महासभा तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग ऐसे। ठीक है, लिख लो या संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विचार विमर्श नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग और प्रतिनिधि अंग है। ठीक है, ये तो हो गया आपका महासभा। ठीक है,
आगे देखो सुरक्षा परिषद क्या होता है, सुरक्षा परिषद के बारे में जान लो। एक मिनट। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। अब इस सुरक्षा परिषद के बारे में तो बता दूं, इनका प्रमुख मतलब है कि किसी भी देश के बीच में झगड़ा ना हो बेवजह से। लेकिन ये कारगर स्थापित हमको लगता हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि रसिया और यूक्रेन की स्थिति आपके सामने है। ये बेचारा चिल्लाता रहा लेकिन कर कुछ नहीं पाया। ठीक है, जैसे भारत की जो न्यायपालिका है उसकी जो हालत जो भारत में इस टाइम बनी हुई है, ठीक है, केवल मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग संविधान पढ़ोगे तो न्यायपालिका के बारे में बहुत कुछ लिखा है। न्यायपालिका एक न्यायिक प्रक्रिया अपनाती है, उसको किसी भी मुद्दे पर फाइनल डिसीजन देने का अधिकार होता है। लेकिन अब वो सिर्फ न्यायपालिका किताबों में बस पढ़ने को रह गई है, पर अब न्यायपालिका वो न्याय देने में कारगर स्थापित तो हो नहीं रही है। ठीक है, नहीं दे पा रही है न्याय सही तरीके से। ठीक है, उसमें भी पॉलिटिक्स घुसी जा रही है। ठीक है, ऐसे ही सुरक्षा परिषद का हाल यूएनओ में हो गया है। ठीक है, ये रसिया और यूक्रेन का बीच जो युद्ध हुआ है इसको ये सिर्फ बेचारा कहता रहा कि युद्ध बंद कर दो या स्थितियां ठीक नहीं है। इसका जो प्रमुख जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी सही ढंग से इसने नहीं निभा पाई, फेल हुआ है ये वहां पे। तो बस हम ज्यादा डीपली चले गए तो लिखो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। ये सुरक्षा परिषद हो गई। आगे लिख लो आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, इसके विकार देख लो। ये आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ साथ विश्व स्तर पर स्वीकृत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि पर नीति समन्वय, समीक्षा, प्रवचन और सिफारिशों के प्रभारी मुख्य संगठन। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ साथ, ठीक है, पर्यावरणीय उपलब्ध निधि पर समन्वय, समीक्षा और प्रवचन सिफारिशों का मुख्य कार्यकारी संगठन है। ठीक है, आगे ध्यान रखना ये है न्यास परिषद, एक अंग है इनका न्यास परिषद जो न्याय दिलाने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, आगे एक और है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ये न्यास परिषद जो है वो ट्रस्ट से कुछ संबंधित है। ठीक है, मतलब इसका है संयुक्त राष्ट्र की न्यास परिषद के पास गैर स्वशासी क्षेत्रों पर प्रशासनिक शक्ति, कहने का मतलब। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका काम है न्याय दिलाना, मतलब जितने संयुक्त राष्ट्र के अंदर आते हैं जिनका समझौता हुआ उनको न्याय दिलाना। ठीक है, कानूनी मुद्दों पर हो या किसी भी देशों के बीच का विवाद हो। और एक संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है, यह महासभा द्वारा बताए गए संयुक्त राष्ट्र के और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों के दिन प्रतिदिन कार्यों को करता है। एक अंग इनका रह गया वो लिख लो यहाँ पे,
यहाँ पे देखो लिख लो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ठीक है। एक अंग ये आपका हो गया संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो कितने अंग हो गए देख लो 1 मिनट में। एक तो ये हो गया, कहाँ 1 मिनट, एक हो गया महासभा, ठीक है। महासभा के आगे देखो सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के आगे आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके बाद न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, पूरे 6 अंग हो गए, ठीक है। तो बस क्वेश्चन सबसे ज्यादा तुमसे जो पूछा जाएगा वो यही बनेगा जीडी का कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं, इसकी स्थापना कब हुई और इस समय इसका अध्यक्ष कौन है, ये जो है उनका संबंध किससे है, ठीक है। बस से ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, तात्या टोपे का पूरा नाम पूछा गया। तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था ये पूछा गया आपको। रामचंद्र तंतिया, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग राव, रामचंद्र तात्या टोपे। पहले तो पता होना चाहिए कि तात्या टोपे का पूरा नाम तो छोड़ो, पहले तो यह पता होना चाहिए व्यक्ति किससे रिलेटेड था, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि रामचंद्र जो ये तात्या टोपे थे, इनका पहले तो नाम बता दें, रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति से इनका बहुत अच्छा संबंध था, ठीक है, वहां से जाने जाते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी, तो ध्यान रखना मेरठ से हुई थी, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की प्रमुख भूमिका विद्रोह थी, जिसमें स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। 1857 का जो प्रथम विद्रोह हुआ था ये भारत की प्रथम स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में भी देखा गया था, ठीक है। जो नाना साहब की सेना के कमांडर इन चीफ थे वो नाना, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पंचमहल के क्षेत्र में भीलों को भी संगठित किया था। तो तात्या टोपे का पूरा नाम पूछा जाए तो ध्यान रखना रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। कौन था, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तात्या टोपे का तात्या टोपे भी लिखा जाता था, ठीक है। तात्या टोपे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। यह मराठी देशस्थ ब्राह्मण परिवार में थे, ठीक है। 1857 के भारतीय विद्रोह में जनरल थे। तात्या टोपे का उपनाम था टोपे, जिसका अर्थ होता है कमांडिंग ऑफिसर। मेरी बात समझिए। तो अगर क्रांति पूछी जाए तो 1857 की क्रांति से इनका संबंध था, ठीक है, की क्रांति से, जिससे जिस क्रांति को भारत का प्रथम युद्ध भी कहा गया, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता युद्ध भी कहा गया, ठीक है, कहा गया। कहां से शहर की पूछा जाए तो मेरठ से ये शुरू हुआ था, ठीक है। और तात्या टोपे का संबंध पूछा जाए तो ध्यान रखना ये ब्राह्मण परिवार थे से, ठीक है। और टोपे का क्या अर्थ होता है ये पहली बार मैं तुमको बता रहा हूं, शायद ना कोई बताया हो। तो टोपे का अर्थ होता है कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, इसका पूरा अर्थ होता है। और रामचंद्र पांडुरंग यानी तात्या टोपे ने किस शहर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, ये कमेंट बॉक्स में बेटा तुम लिख के बताना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, लिखा कि स्तंभ का मिलान कीजिए। एक दो कॉलम है, एक पे लिखा है भारत के पहले राष्ट्रपति, उसके जस्ट सामने लिखा है जाकिर हुसैन, फिर लिखा है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, सामने लिखा है रामनाथ कोविंद, लिखा है भारत के 14वें राष्ट्रपति, लिखा है सामने नीलम संजीव रेड्डी। डी पे आओगे तो लिखा है भारत के लिखा है सबसे कम समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति और कार्यालय में निधन हो गया। उसके चौथे नंबर पे आप देखोगे तो लिखा है राजेंद्र प्रसाद। तो देखो मिलान यदि चाहो तो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, वो ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर थोड़ा भी अगर स्टूडेंट पढ़ा होगा तो
मिलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पहले मैं तुमको दो चार बातें बता दूं। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के बारे में, भारत के पहले राष्ट्रपति, मेरी बात को ध्यान से सुनना, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ये संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो ध्यान रखना सच्चिदानंद सिन्हा थे। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे जाए राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को ही चुना गया था, बुजुर्ग होने की वजह से। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका संबंध किस राज्य से था? तो ध्यान रखना बिहार से। ठीक है, कहां से था? तो बिहार से। इनकी पुस्तक है अनडिवाइडेड इंडिया, ये भी ध्यान रखना। इनकी एक बुक है अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, इसको बहुत ध्यान रखना, ये पूछी जाती है। तो इतना तो तुम्हें हमें राजेंद्र प्रसाद से बता दिया। तो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो ए का चौथे से मिलान देख लो। ठीक है, ए का फोर्थ से हो गया। अब बता दें मैं तुमको कि जो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे ये कौन थे? तो ध्यान रखना रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो मिलान कैसे हो गया? देखो, ए का भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पहले का चौथे से हो गया। भारत के 14वें राष्ट्रपति तो ध्यान रखना रामनाथ कोविंद। ठीक है, सी का दूसरा हो गया। सबसे कम समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति और कार्यालय में निधन हो गया तो ध्यान रखना जाकिर हुसैन जी का। ठीक है, जाकिर हुसैन जी का। ठीक है, अब बचे कौन? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, और इधर बचे नीलम संजीव रेड्डी। तो ध्यान रखना भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। तो वी का हो गया तीसरा। तो देखो मिलान खा रहा है, तो क्वेश्चन हो गया दूसरा से। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे युवा नीलम संजीव रेड्डी। 14वें राष्ट्रपति की बात करें तो ध्यान रखना रामनाथ कोविंद। सबसे कम समय तक सेवा देने वाला कार्यालय में निधन हो गया तो ध्यान रखना जाकिर हुसैन का। ठीक है, आगे देखो। संविधान सभा की पहली बैठक ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, आगे देखो। कहां हुई बैठक? ये तुम बताओगे खुद लिख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है? हम तुम्हें बता ही चुके, इसको हटाओ। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? तो ध्यान रखना हीलियम की। किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? हीलियम की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, नोबेल गैस है ये। नोबेल गैस तत्वों की हमेशा संयोजकता शून्य होती है, लिख लो। नोबेल गैस, एक मिनट, यहां लिखो। नोबेल गैस तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। संयोजकता शून्य होती है। ठीक है, और ये हीलियम उसी में आती है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी पूछे कोई हीलियम का तो ध्यान रखना 2 और 0 है। ठीक है, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 0 है। ठीक है, आगे देखो।
और नोबेल गैस कौन कौन होती है ये लिख के कमेंट बॉक्स में बताओ या खुद अपना देखो, ठीक है। आगे देखो, किस राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2022 को नारी को समन, ठीक है, नारी को समन योजना शुरू की गई? उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई, ध्यान रखना। नारी को नमन, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर थे। अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए और कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी हुई है। यहाँ के जो सीएम बने हैं वो तुम नाम में सर्च करके या लिख के अपने कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हिमाचल प्रदेश के अब नए सीएम कौन बन गए, ठीक है। नारी को सम्मान योजना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, यहाँ लिख लो। यूपी पुलिस का भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, ये तुम लिख के बताओगे। कितने जिले लेकर अलग हुआ, किस सन में अलग हुआ? सन अगर पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ 2000 में, ठीक है। सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। कितने जिले लेकर हुआ, किस डेट को हुआ, तुम बताओगे, ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी बताओगे, ठीक है। पंजाब 5 नदियों का राज्य है, 5 नदियों का देश भी कहा जाता है, 5 नदियों का राज्य है वैसे तो पंजाब, ठीक है। पंजाब के कौन सीएम है ये लिख के बताओगे। सरकार तो मैं बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी की है, ठीक है। सीएम अब जान ही लो तो भगवंत मान सिंह है, ठीक है। और राजस्थान के बारे में तुम खुद लिख के बताओगे उनके कहाँ सीएम है, कौन कौन सी योजना है, ठीक है। आगे देखो, हिमाचल प्रदेश की और अगर देखना चाहो तो और तुम्हें बता दें योजना, ठीक है। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां, एक तो ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछी जाए तो शिमला है, ठीक है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो यहीं पे है, ठीक है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। राज्य पशु पूछा जाए तो हेमतेंदुआ है यहाँ का, हेमतेंदुआ, ठीक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? देखो गंगा। तो अगर गंगा की बात करें तो गंगा का जो उद्गम है ये गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, ठीक है। गोमुख नामक स्थान से, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान से इनका हुआ है, ठीक है। गोमुख नामक स्थान पे, ठीक है। भारत में इनकी लंबाई पूछी जाए तो 25 से 25 किलोमीटर, ध्यान रखना है, ठीक है। गंगा नदी की भारत की सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है। भारत में बहने के लिए, भारत में जो बहती है तो सबसे लंबी नदी है प्रवाह की दृष्टि से। गंगा की एक सहायक नदी बेटा यमुना है, ठीक है। इसका उद्गम पूछा जाए तो बंदरपुच्छ नामक स्थान से, ठीक है। बंदरपुच्छ नामक स्थान से निकलती हैं। और कंफ्यूजन मत लेना अगर आ जाए विकल्प में यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ग्लेशियर, ठीक है। बंदरपुच्छ नामक स्थान को ज्यादा ध्यान रखना, ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, यमुना। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज सबको पता होगा। हर 12 वर्ष पे यहाँ पर हर 12 वर्ष पर यहाँ पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। एक अर्धकुंभ होता है, कुंभ होता है। अर्धकुंभ 6 साल पे और कुंभ 12 साल पे, ठीक है, पड़ता है। अब बात करूं गोदावरी, तो गोदावरी का उद्गम जो है ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। और अब बची केवल ब्रह्मपुत्र तुम्हारे सामने, तो ब्रह्मपुत्र का ही जो है उद्गम जो हुआ है ये तिब्बत से हुआ है, जो भारत के बाहर से हुआ है। भारत के पार की नदियां कमी पूछी जाए, हिमालय के पार की, तो एक ब्रह्मपुत्र है, एक सतलज है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो बाहर से भारत में प्रवेश करती है, और तुम जाके जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, हमने पढ़ाया भी है, ठीक है।
तो ब्रह्मपुत्र है जो भारत का, जो इसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भैया भारत में नहीं है, ठीक है। बाकी सारी नदियों का उद्गम भारत में, ठीक है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है निम्नलिखित में से रसायन विज्ञान के अध्ययन में नोबेल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया? विद्युत रसायन, क्लिक केमिस्ट्री, अनुक्रमण, निएंडरथैल जीनोम, जीनोम संपादन के लिए एक विधि का विकास। तो ध्यान रखना क्लिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। 1 मिनट में दे देता हूं तुमको बना के। क्लिक केमिस्ट्री को ध्यान रखना, क्लिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। क्लिक केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं को क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्गन केमिस्ट्री के विकास के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। लिख लो नोबेल पुरस्कार 2022, नोबेल पुरस्कार 2022 रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। क्लिक केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल के विकास के लिए, के विकास के लिए, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, क्लिक केमिस्ट्री के बारे में जानना हो, ठीक है। क्लिक केमिस्ट्री आमतौर पर केमिस्ट अवसर प्रकृति में पाए जाने वाले जटिल रासायनिक अणुओं को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं और अन्य मतलब बातों के अलावा दवा के क्षेत्र में अनुप्रयोग होते हैं, ठीक है। कोशिका में रोगजनक को कैसे लक्षित करते हैं, कैसे अवरुद्ध किया जाएगा, ठीक है, इसमें उपयोग होता है इसका, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, है कुतुबुद्दीन, क्वेश्चन है अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक थे? लोधी वंश के थे, तुगलक वंश के थे, गुलाम वंश के थे, खिलजी वंश के थे? तो सबको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, अब किसका गुलाम था ये सबको पता होगा भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। भारत में पहली बार सुल्तान की उपाधि इसको मिली, ठीक है। और लाहौर से राजधानी को बाद में दिल्ली, ठीक है, अपनी राजधानी बनाया और विशालता के लिए से लाख बख्श कहा जाता, ठीक है। और दाता के रूप दान देता था तो दान बख्श से मतलब दान के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि बहुत सारे इसने दान भी किए थे, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने कराया था, ठीक है। तो लिख लो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक थे? तो गुलाम वंश के, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक था ये, गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है, किसकी याद में करवाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने करवाया था, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये बनवाए थे इसने, ठीक है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था, ये भी ध्यान रखना। इसने केवल नींव रखी थी लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था इसको, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली 1984 में किस शहर में शुरू की गई थी? फर्स्ट है दिल्ली, सेकंड है कलकत्ता, थर्ड है मुंबई, फोर्थ है बंगलोर। तो 1984 में 24 अक्टूबर को भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली
कोलकाता में शुरू की गई थी, लिख लो। 1984 में 24 अक्टूबर को, ठीक है, 24 अक्टूबर को भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली, भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली कोलकाता में शुरू की गई थी, ठीक है, कोलकाता में शुरू की गई, ठीक है। कितने किलोमीटर की, तो ध्यान रखना 3.4 किलोमीटर की, ठीक है। ये एलिस नेट से भवानीपुर, ठीक है, अब नेताजी भवन हो गया, एलिस नेट को क्या गया, नेताजी भवन, ठीक है, नेताजी भवन तक शुरू की गई थी, ठीक है, वाणिज्यिक सेवा शुरू की गई थी, ठीक है। उसके बाद दिल्ली मेट्रो शुरू हुई, उसके बाद हैदराबाद, चेन्नई, नम्मा मेट्रो बाकी बहुत बाद में शुरू हुई है। सबसे पहले पूछी जाए तो कोलकाता को ध्यान रखना है। सबसे पहली मेट्रो कहाँ शुरू हुई, तो ध्यान रखना है कहाँ पे, कोलकाता में, 1984 में 24 अक्टूबर को, ठीक है। कितने किलोमीटर की, तो 3.4 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। और सबसे पहले जल मेट्रो, वो अंडरग्राउंड जल मेट्रो शुरू की गई है, वो भी ध्यान रखना कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। आगे देखो, कोलकाता पूछा जाए किस नदी के किनारे बसा है, तो ध्यान रखना हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी के किनारे, ठीक है। आगे देखो, कितने भारतीय राज्य लिखे हैं, भारतीय राज्य समुद्र तट से साझा करते हैं, तो ध्यान रखना 9 राज्य, ठीक है। 9 स्टेट जो हैं आपके, ये एक समुद्र तट से साझा करते हैं, ठीक है, एक समुद्र तट से साझा करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना 9 स्टेट हैं जो कि एक राज्य समुद्र तट से साझा करते हैं, ठीक है। भारत में समुद्र तट की अगर लंबाई पूछी जाए, समुद्र तट की लंबाई यदि ये पूछते हैं भारत में कितनी है, तो ध्यान रखना 75 से 16.6 किलोमीटर, ठीक है। और मुख्य भूमि पूछी जाए, मुख्य भूमि की लंबाई, तो ध्यान रखना 5442.6 किलोमीटर, ठीक है। और पूरा द्वीप क्षेत्र जोड़ लिया जाए तो 2094 किलोमीटर, ठीक है। गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, ठीक है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तुम्हारा गुजरात है, ठीक है, लिख लो, भारत की सबसे लंबी तट रेखा है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला स्टेट है ये, ठीक है। आगे देखो, लिखा है दिल्ली के लाल किला को किस वर्ष यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। दिल्ली के लाल किला को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, तो ध्यान रखना 2007 में, ठीक है, 2007 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। रेड फोर्ट, जिसे लाल किला के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था, मुगल सम्राटों में से एक जो था शाहजहां, ठीक है। लाल किला का निर्माण किसने कराया था, तो ध्यान रखना शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। और इन्हें एक ताजमहल पूछा जाए तो ताजमहल में इन्होंने करवाया, ठीक है। बस ये तुम कमेंट बॉक्स में लिखना कि ताजमहल को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर स्थापित किया, और सबसे पहले भारत में विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किया गया था वो ताजमहल किया गया था। सन को तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। और जो दिल्ली का लाल किला है वो मैं तुम्हें बता ही रही, शाहजहां ने बनवाया, और ये 2007 में विश्व धरोहर स्थापित किया गया, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अगस्त 2022 में स्टार्टअप की सुविधा और समर्थन के लिए, अगस्त 2022 में स्टार्टअप की सुविधा और समर्थन के लिए फिर छूटा है का अपनी पहली अत्याधुनिक समर्पित जो शाखा शुरू की है वो कहाँ की है, ये बताओ। तो ध्यान रखना बेंगलुरु में,
बंगलुरु में इन्होंने, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने बंगलुरु में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की है। सुविधा और समर्थन इसको मिल सके। एसबीआई के अध्यक्ष जो हैं, ये ध्यान रखना, एसबीआई के इस समय कौन अध्यक्ष हैं, तो ध्यान रखना अध्यक्ष हैं दिनेश खारा। कौन है, तो ध्यान रखना दिनेश खारा अभी अध्यक्ष हैं यहाँ के, ठीक है, एसबीआई के। अब तुम बता देना कि स्टैब्लिश कब हुआ, कब स्थापना हुई, ये तुम लिख के बताओ, ठीक है। एसबीआई, एसबीआई ने पहला तैरता हुआ एटीएम, पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया है, तो ध्यान रखना डल झील में, ठीक है। अपना पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया है एसबीआई ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ग्रेटर नोएडा के बारे में, ठीक है। और एक थैला बैंक की शुरुआत हुई है, उसके बारे में और देख लेना। थैला बैंक, थैला बैंक का जो बॉन्ड जारी किया है, कहाँ किसने किया है, तो ध्यान रखना लखनऊ ने। और एक बॉन्ड पूछा जाता है कि ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है, तो ध्यान रखना गाजियाबाद ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है, तो गाजियाबाद ने। थैला बैंक किसने, थैला बैंक नाम का ब्रांड जो जारी किया है बॉन्ड, ये लखनऊ ने, इसको ध्यान रखना। लखनऊ को क्या कहा जाता है, तो नवाबों की राजधानी, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बेगम हजरत महल का संबंध कहाँ से है, तो 1857 की क्रांति की जो लड़ाई हुई उसमें बेगम हजरत महल का संबंध है वो लखनऊ से, इसको भी ध्यान रख के चलना, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत, वो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में के अनुसार रूस का स्थान क्या है, रूस का स्थान। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार की बात करें तो औसत जीवन जो मूल्यांक है उसमें रूस 80वें स्थान पर है, ये ध्यान रखना है। रूस की बात करें तो 80वें स्थान पर है, ठीक है। और ठीक है, और पिछले में अगर बात करें तो पिछली साल इसका स्थान था 139वां, ठीक है। और 2022 में भारत का किस स्थान पे है, तो भारत की यदि बात करें तो भारत इस समय विश्व खुशहाली सूचकांक में 136वें स्थान पे, ठीक है। पिछली साल 139 पे था, अब काफी सुधार हुआ। अब 2022 की बात करें तो भारत का स्थान जो है 136वां है, ठीक है, ठीक है। और रसिया पूछा जाए तो 80वें स्थान पे है, ठीक है। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में, क्योंकि सब नाखुश हैं, कोई खुश नहीं है इसमें, ठीक है। भारत का जरूरी है, भारत का देख लो, भारत का ज्यादा पूछा जाएगा, अन्य देशों का पूछा नहीं जाता है, ठीक है। आगे देखो, भारत 136वें स्थान पर, रसिया 80वें स्थान पर, ठीक है। सबसे लास्ट पूछा जाए तो अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। आगे देखो, कोई क्वेश्चन एक और सही लगा था, नहीं लगा, चलो वो लग नहीं पाया क्वेश्चन, कल लगवा देंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्लास रही, ठीक है। क्या सुधार करने की जरूरत है वो तुम लोग अपना देख लेना। वही जीएस, वही कंटेंट, वही क्वेश्चन रहेंगे जो लगभग पेपर में पूछने की उम्मीद है और जैसा पेपर बनता रहा, ठीक है। कंटेंट पे ही पेपर बनाया गया है, गलत तरह की फहमी ना पालें, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन लाने की कोशिश की जाएगी। अगला सेट प्रैक्टिस सेट जो होगा वो हिंदी का होगा, उसके बाद मैथ का कराया जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग का भी बराबर चलेगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिएगा, मेहनत से पढ़ते रहिएगा। तबीयत में सुधार हुआ है तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा करने की कोशिश हम करते चले जाएंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो भेजिएगा, समस्या सॉल्व की जाएगी आपकी। बस पुलिस का बैच बहुत जल्द स्टार्ट होगा, तैयारी के साथ लगे रहिए, विज्ञापन बहुत जल्द आना है, ठीक है। और एक एक करके पहले हम अब की बार ऐसा करेंगे कि पहले यूपी पुलिस का बैच स्टार्ट करते समय सबसे पहले यूपी पढ़ाएंगे, उसके बाद मैथ रखेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे क्योंकि पढ़ाना हम ही को है, ठीक है। तो थैंक्स फिर मित्रों, 12 बजिए लगभग, मेहनत से पढ़ते रहिएगा। कोई दिक्कत आती है तो फिर हम खड़े ही हैं आपके साथ, ठीक है। जय हिंद।